एवरीवन वेलकम बैक टू एजुकेशन क्लास 8। तो आज हम पढ़ रहे होंगे एक नया चैप्टर हिस्ट्री का, द रूलिंग द कंट्रीज साइड का लेक्चर 1 हम शुरू कर रहे होंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं। क्या होता है, जो 12 अगस्त 1765 के अंदर जो मुगल एम्पायर होते हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, दीवान ऑफ बंगाल के द्वारा उन्हें अपॉइंट किया जाता है। आज दीवान वो कंपनी के क्या बनते हैं, चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बनते हैं। और वो टेरिटरी, वो पूरा साम्राज्य किसके कंट्रोल में आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ जाता है। जो कंपनी क्या होता है, धीरे धीरे कॉलोनाइज करना चाहता है किसी कंट्री साइड, यानी कंट्री के बगल में क्या होते हैं, विलेज होते हैं। तो विलेज को वो क्या करने चाहते हैं, वो विलेज को भी ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर लाना चाहते हैं और वहाँ से अपने रेवेन्यू को जनरेट करना चाहते हैं। और वो रीडिफाइन करना चाहते हैं राइट्स ऑफ पीपल, वो पीपल्स के राइट्स को रीडिफाइन करना चाहते, पीपल के जितने भी हक है उस हक को वो रीजनरेटेड करना चाहते थे और अपने अनुसार जो क्रॉप उन्हें चाहिए उसे वो प्रोड्यूस करना चाहते थे, और जो वो क्रॉप चाहते थे उसे ही वो प्रोड्यूस करना ही चाहते थे। द रेवेन्यू फॉर द कंपनी, इस कंपनी के लिए रेवेन्यू कहाँ से आएगा, जो कंपनी ने दीवानी राइट्स लिया गया था उन्हें स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग करना शुरू कर दिया, जहाँ से उन्हें रेवेन्यू मिलने आ गए। और उन्होंने बहुत सारे मेजर्स वहाँ से डिसाइड किए, बहुत सारे चीज़ें और बहुत सारे रिसोर्सेज को उन्होंने लाना शुरू कर दिया, जो कि पहले से वो पहले से भी एक ट्रेडर थे कि नहीं, वो पहले से भी एक ट्रेडर थे, वो ट्रेडर होने के कारण, पहले से ट्रेडर होने के कारण उनके पास बहुत सारे रेवेन्यूज़ थे। और फिर एक्सट्रैक्टिंग करने पर रिसोर्सेज का इंडिया से उन्हें और भी रेवेन्यू जनरेट होने लगा। 1865 से पहले क्या होता, जो गुड्स वो परचेस्ट करते, वो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो गुड्स परचेस्ट किया जाता था उन्हें वो इंपोर्टिंग कहाँ पर करते, वो इंपोर्टिंग गोल्ड और सिल्वर ब्रिटेन से किया जाता था। वो ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर को इंपोर्ट किया जाता था। वो जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था बंगाल में, क्यों, द फाइनेंस ऑफ परचेज ऑफ द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट्स, वो कहाँ पर इंपोर्ट किया जाता था, वो इंपोर्ट ब्रिटेन में किया जाता था। किसका किया जाता था, गोल्ड और सिल्वर का किया जाता था। वो जो रेवेन्यू कलेक्ट कहाँ पर किया जाता है, अभी वो रेवेन्यू बंगाल के फाइनेंशियल में कलेक्ट किया जा रहा है, जहाँ पर गुड्स एक्सपोर्ट, जहाँ पर एक्सपोर्ट्स के पैसे लग रहे हैं वहाँ पर उसे कलेक्ट किया जा रहा है। किसको, जो इम्पोर्ट के पैसे थे। जो बंगाल की इकोनॉमी अभी धीरे धीरे डीपली क्राइसिस, बहुत सारे उलझाव उसके अंदर आने लगे हैं, वो इधर उधर होने लगी है, बहुत सारे क्राइसिस आने लगे। वहाँ पर जो पीजेंट्स और जो क्राफ्ट पर्सन थे वो उन्हें प्रॉपर अमाउंट, उनके सेल के लिए प्रॉपर अमाउंट नहीं मिल रहे अपने प्रोडक्ट्स के लिए। 1770 में अ टेरिबल फैमिन किल्ड, बहुत खतरनाक डिजीज आया था जिन्होंने 10 मिलियन लोगों को बंगाल में मार दिया था। और ये बहुत सारे लोगों को अफेक्ट किया जा रहा था और कोई भी इसकी ओर अटेंशन नहीं दे रहा था। और अटेंशन ना देने के कारण परंतु ये जो सारे चीज़ अभी ब्रिटिश के कंट्रोल में आ रहे थे, तो ब्रिटिश इसके अंदर कुछ भी अटेंशन नहीं दे रहा था। हालांकि ये सारे टेरिटरी उसके, ये सारे साम्राज्य उसी के ही अंदर आ चुके थे और कोई भी उन्हें इस रिलेटेड से पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना चाहता था। कोई बीमारी आई है, 10 मिलियन लोग मर चुके हैं और कुछ अफेक्टेड को ठीक करने के लिए कोई भी रेवेन्यू वहाँ पर खर्च करना नहीं चाहता था और कोई मनी वहाँ पर बाई ट्रेड भी देना नहीं चाहता था। द नीड टू इम्प्रूव इन एग्रीकल्चर में क्या चाहिए था, इम्प्रूवमेंट चाहिए था। तो इम्प्रूवमेंट कैसे चाहिए था, जो इम्प्रूवमेंट रहने के लिए उन्होंने क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट 1793 के अंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंदर परमानेंट सेटलमेंट को शुरू किया था। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर एक फिक्स्ड रेवेन्यू को दिया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा अलाउ किया गया था, और जो कि फ्यूचर में नहीं बढ़ेगा। यानी एक यही जो इस लैंड का जो कॉस्ट है यही ही फ्यूचर में ही रहेगा और बढ़ेगा नहीं। ये था परमानेंट सेटलमेंट के अंदर जो फिक्स्ड रेवेन्यू किया गया था। जो जमींदार से उन्हें रिकॉग्नाइज किया था कलेक्टर्स ऑफ द रेवेन्यू, ये जो जमींदार थे जो कि विलेज में आए, जिन्हें कहा गया बाद में उन्हें जमींदार के नाम को चेंज करके पता में बाद में क्या कहा गया, कलेक्टर्स ऑफ द रेवेन्यू। ये रेवेन्यू करने के लिए कलेक्टर्स होते थे और ये आज्यूम किया था जो मनी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं वही इस क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करेगा और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इम्प्रूव करेगा। अगर ज़्यादा पैसा होगा तो क्रॉप के प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। फर्टिलिटी कहाँ से बढ़ेगा, अगर पेस्टिसाइड्स केमिस्ट HYV शीट्स अगर आने लगे रेवेन्यू से, तो वो भी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ा सकती है। जो जमींदार थे वो अटेंशन देने लगे इस कंडीशन ऑफ लागू, वो कभी भी जो लैंड के कंडीशंस को अटेंशन नहीं दे रहे थे और वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी क्या कर रहे थे, छोड़ते जा रहे थे कलेक्शन के बाद। दे कीप मोर एंड मोर मनी लेफ्ट आफ्टर कलेक्शन, वो
मनी तो कलेक्ट करते जा रहे थे पर उतना अटेंशन नहीं दे रहे थे जिसके अंदर क्रॉप बढ़ सके। जो राजास और तलुकदार थे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया जमींदार्स को। आज रिजल्ट द ग्रीडी ऑफ मोर रेवेन्यू दे ब्लाइंडली एक्सप्लॉइटेड द लैंड रिसोर्सेज। क्या हुआ, ये जो पैसे ये जो ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करते जा रहे थे पर वहाँ पर अटेंशन नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से वो क्या हो गए, लालची हो गए थे। और उन्होंने जिसकी वजह से लैंड रिसोर्स डिग्रेडेशन हो गई, लैंड की डिग्रेडेशन हो गई। क्योंकि अगर लैंड को संभाला नहीं गया, उसमें काम तो हो रहा है पर अटेंशन नहीं दिया जा रहा है, उसकी देखभाल नहीं हो, इसीलिए ब्लाइंडली एक्सप्लॉइटेड यानी बहुत ख़राब से लैंड रिसोर्सेज, बहुत ख़राब से उसकी डिग्रेडेशन हो गई लैंड की। प्रॉब्लम क्या आया था, प्रॉब्लम ये जो बहुत सारे जमींदार थे उन्होंने क्या किया, जो जिन्हें कि कंपनी ने ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, जो कि अपने अटेंशन को फेल हो गए थे अपने अटेंशन देने के लिए, किसके द्वारा, उन्होंने उस रेवेन्यू जनरेट के द्वारा लैंड की ओर पूरी तरह से अटेंशन देना मना कर दिया और अपनी जमींदारी को दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी जमींदारी को भी लॉस्ट कर दिया, क्योंकि अगर वो क्रॉप इसकी वजह से बढ़ाने से पैसे आते रहे और लैंड की डिग्रेडेशनता हो गई। जो जमींदार थे उन्हें इंटरेस्ट नहीं था कि इम्प्रूवमेंट, उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि लैंड की इम्प्रूवमेंट हो, और जिसकी अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि लैंड की इम्प्रूवमेंट हो, जिसकी वजह से रिडक्शन हो गई किसके अंदर, क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर रिडक्शन आने लगी, अंदर राइज इन क्रॉप एक्सपेंस एंड द प्राइसेस। इसकी वजह से क्या होने लगा, जो क्रॉप्स के प्रोडक्शन अगर कम हो गया, इसीलिए वजह से उसके जो क्रॉप्स के जो पैसे थे और प्राइस थे धीरे धीरे बढ़ने लगे। 19th सेंचुरी द इनकम ऑफ ब्रिटिशर्स क्या था, वाज नॉट इंक्रीज। उस समय ब्रिटिशर का पैसा नहीं बढ़ रहा था, ब्रिटिशर के इनकम्स नहीं बढ़ रहे थे, पर क्रॉप का प्राइस बढ़ते जा रहा था, जो कि कंसर्न उसकी ओर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि लेस रेवेन्यू कलेक्शन क्या आएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे कम रेवेन्यू कलेक्शन में ब्रिटिशर हैड ट्राई टू अदर न्यू मेथड ऑफ जनरेशन आज द मलवारी सिस्टम है राउटलारी एक्ट। जिसकी वजह से क्रॉप बढ़ने के कारण क्या हुआ, क्रॉप के प्राइस बढ़ने के कारण ब्रिटिश लोगों का इनकम नहीं बढ़ा, जिसकी वजह से उन्होंने क्रॉप्स उन्हें क्रॉप नहीं मिला, उन्होंने खरीद नहीं पाए, क्योंकि इनका इनकम जो था वो कम था इसके मुकाबले, तो वो क्रॉप खरीद नहीं पाए इंडिया से और उन्हें एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। उसीलिए उन्होंने एक नया रेवेन्यू शुरू किया जिसका हम कहते हैं मलवारी सिस्टम उन्होंने शुरू किया, या फिर रायटलारी रोतवारी सिस्टम को उन्होंने शुरू किया। अस न्यू सिस्टम और डाइवर्स, एक नया सिस्टम शुरू किया गया। 19th सेंचुरी के अंदर जो बहुत सारे कंपनी के ऑफिशियल थे उन्होंने कंसर्न किया कि जो रेवेन्यू को चेंज करना चाहिए और मैक्सिमम, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। इस रेवेन्यू को चेंज करने पर बार बार इसे चेंज किया, इसीलिए क्यों जा रहे थे, क्योंकि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट जानने के लिए उन्होंने बार बार इस चीज़ को चेंज किया। जो इंग्लिश मैन थे हॉल्ट मार्चेंटी ने डाइवर्स किया था एक न्यू सिस्टम को 1822 में, और उसे कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, नॉर्थ इंडिया में, जिसे हम कहते हैं मालवारी सेटलमेंट। मालवारी सेटलमेंट को किसने फाउंड किया था, हॉल्ट मार्चेंटी ने उन्हें इन्वेंट किया था, उसके फाउंडर है। जो मालवारी सिस्टम क्या करता है, जो रेवेन्यू कलेक्शन क्या आता है विलेज हेडमैन के द्वारा, विलेज हेडमैन को क्या कहते हैं, माहल किया जाता है, जो कि जमींदार के द्वारा जो विलेज हेडमैन थे वो क्या करेंगे, इस वर्क के रेवेन्यू को कलेक्शन कर इस पैसे को कलेक्ट करेंगे, और वो रेवेन्यू क्या होगा, फिक्स्ड नहीं होगा। इस बार वो फिक्स्ड परमानेंट, और अगली बार क्या कहता था, फिक्स्ड कर दिया गया था, इसीलिए उनका प्राइस बढ़ गया, प्रोडक्शन कम गई, इसीलिए प्रॉब्लम्स आने लगे। इस सिस्टम के अंदर क्या हुआ, जो रेवेन्यू को कलेक्ट किया गया था, माहल कौन होते, विलेज हेडमैन, और जो कि परमानेंट नहीं था उसे फिर से बाद में ब्रिटिशर को दिया गया। और ये जो सिस्टम कहाँ था, सेंट्रल इंडिया में पहले इनहेरिटेड किया गया था। फिर मुंड्रो सिस्टम क्या है, मुंड्रो सिस्टम ये है कि जो ब्रिटिश टेरिटरी के द्वारा इन द साउथ में एक न्यू सिस्टम को डाइवर्स किया था, जिसे कहा था रोटवार या फिर रोटवारी, जिसे हम रोटवार या रोटवारी, जैसे यहाँ पर हमने दो सिस्टम के नाम पढ़े, एक रोटवारी और एक मलवारी। मलवारी को नॉर्थ इंडिया में शुरू किया गया था, किसके द्वारा, हॉल्ट मार्चनी के द्वारा। और जो मुंडो सिस्टम था वो जो एक न्यू सिस्टम वाज डाइवर्स किया था, जिसे राउटवर्ड या राउटवारी कहा गया था। जो राउटवारी को इनहेरिटेड किया गया था कैप्टन अलेक्जेंडर रेड ने, अलेक्जेंडर जो रेड थे कैप्टन, और थॉमस मुंड्रो के द्वारा। देखो थॉमस मुंड्रो ही के नाम से इसे पढ़ा गया मुंड्रो सिस्टम। और इस सिस्टम को कहाँ पर, पूरे ये देखिए पूरा साउथ इंडिया, ये देखिए ये पूरा नॉर्थ इंडिया घिरा हुआ था, और सेंट्रल इंडिया को ये पूरा घिरा हुआ था, और इसने पूरे साउथ को घेर लिया था। इस सिस्टम में जो राउट्स थे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इस कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। जो राउट्स थे उन्होंने क्या किया, वो इस कलेक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे।
और इसे फिक्स्ड कर दिया गया था कि उन्हें प्रॉपर असाइनमेंट मिलेगा इंडिविजुअल लैंड, मतलब प्रॉपर असाइनमेंट दे दिया, इंडिविजुअल लैंड को एक प्रॉपर अटेंशन दिया जाएगा। और जो ब्रिटिश ऑफिसर ने अपॉइंट किया गया था उन्हें इस रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, और जो क्वाक्सिव मेथड था अपने रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर ये बताया जाता है कि वो जो राउट थे उन्हें इन्वॉल्व किया गया था इसके अंदर, जो इसलिए राउट वारी से कहा जाता है। और वो अपने पैसे को कहाँ पर आके डोनेट करेंगे, ब्रिटिशर के पास, जिसकी वजह से उनके लैंड को अटेंशन मिलेगा और धीरे धीरे उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो जाए, किसके पास, ब्रिटिशर के पास। ये है थॉमस मुनरो, जो कि आपको थंबनेल में भी ये नाम दिखा होगा, यही है आपके थॉमस मुनरो। मैं यहाँ पर लिखा थॉमस मुनरो, यही है। आप इन्हें कहाँ पर, थंबनेल से ही आप देख सकते हो, ये है थॉमस मुनरो। सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। थैंक यू फॉर वाचिंग। नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।